सो हे, वेलकम टू वेब स्टोरीज अगेन। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक जापानीज मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने माता पिता के तलाक के बाद 16 साल की काजुओ और उसकी माँ अपने होम टाउन नगानो चले गए। काजुओ जब किंडरगार्टन में था तब यहाँ रहता था, इसलिए उसे भरोसा है कि वो उधर सेटल हो जाएगा। स्कूल में अपने पहले दिन उसे क्लास से इंट्रोड्यूस किया जाता है। अचानक एक लड़की उठती है और उसे पहचान लेती है। उसका नाम काजुमी है। वो बहुत टाइम पहले काजुओ की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वो ये भी बताती है कि काजुओ अपना बिस्तर गीला किया करता था। काजुओ को घटना याद है, लेकिन वो बेखबर होने का नाटक करता है। क्लास के बाद वो काजुमी से कहता है कि वो सभी को पास्ट की एम्बैरेसिंग स्टोरी सुनाना बंद कर दे। काजुमी का बॉयफ्रेंड हिरोशी बीच में आ जाता है और वो उनकी दोस्ती से जेलस होता है। स्कूल के बाद काजुमी काजुओ के पीछे पीछे चलती है। काजुओ से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करता है। काजुमी उसे उसके पसंदीदा नूडल्स की याद दिलाती है जो वो उसकी माँ की दुकान पर खाया करते थे। जब काजुमी ना बोलता है तो वो उसे घर ले जाती है। उसके परिवार को इतने लंबे समय के बाद काजुओ को देखकर खुशी हुई, लेकिन काजुओ अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि उसे वो कोई भी याद नहीं है। जबकि काजुमी की माँ नूडल्स बनाती है और उसे काजुओ को शब्बी सीरा स्प्रिंग दिखाने के लिए बोलती है। नूडल्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीक्रेट इंग्रेडिएंट उसी झरने से आता है। दोनों उधर चल के पहुंचते हैं। दोनों को अलग अलग रास्ते लेने पड़ते हैं जो अलग अलग जेंडर वालों के लिए बने होते हैं। काजुमी एक डिपर उठाती है ताकि काजुओ को पानी टेस्ट करवा सके। ये झरने के दोनों तरफ खड़े होते हैं, जिसके कारण पानी पीते पीते ये पानी के अंदर गिर जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो किसी चमत्कार से दोनों की बॉडीज एक्सचेंज हो चुकी होती है। काजुओ को इसका पता नहीं चलता। वो बिना कुछ कहे घर चला जाता है। वो गीले कपड़े उतार देता है। नोटिस करता है कि उसने स्कर्ट पहनी है। कंफ्यूजन में वो शीशा देखता है तो खुद की बजाय काजुमी दिखती है। उसे पता चलता है कि उनकी बॉडीज एक्सचेंज हो चुकी है। वो अपनी माँ को बताने के लिए बाहर भागता है, जिसको ये लगता है कि ये कोई परवर्ट लड़की है जो उसके बेटे को सेड्यूस कर रही है। वो उसे घर से निकालने से पहले उसे जैकेट पहना देती है। उसके बाद काजुओ काजुमी के घर जाता है और उसको रोता हुआ देखता है। उसका परिवार भी कंफ्यूज्ड है। उन्हें लगता है कि झरने की तरफ जाते हुए दोनों के सिर टकरा गए और चोट लगी है और दोनों का दिमाग सही नहीं है और काजुमी ने पूरे कपड़े नहीं पहने हैं, तो उन्हें लगता है कि काजुओ ने उसके साथ कुछ गलत किया है। इससे पहले उनका गुस्सा बढ़े, काजुओ अपनी साइकिल पर काजुमी के साथ भाग जाता है। पर काजुमी को ये टेंशन है कि काजुओ उसके बूब्स टच कर रहा है, लेकिन काजुओ बोलता है कि उसे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे अपने घर ले जाता है और उसे एक आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए कहता है। उन्होंने फैसला किया है कि जब तक ये अपने अपने शरीर में वापस नहीं आते तब तक ये एक दूसरे के घर पर रहेंगे। पहले काजुओ को जेंडर डिफरेंस फील होता है जब उसे सारी फैमिली के लिए खाना सर्व करना पड़ता है। इसके अलावा पता चलता है कि उसे खाना जल्दी खाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो परिवार सब कुछ खा जाएगा। इसी बीच काजुमी काजुओ के घर पर अच्छा कर रही है। वो अपनी माँ के लिए खाना बनाती है और उसे अच्छे खाने से सरप्राइज कर देती है। काजुओ की माँ काजुमी जैसी इंडिसेंट लड़की के घर में घुसने की वजह से उसको सुना रही होती है, इस बात से अनजान कि वो अभद्र लड़की उसका बेटा ही है। काजुमी को काजुओ के माता पिता के तलाक के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो पूछती है कि उसके पिता घर कब लौटेंगे और काजुओ की माँ को लगता है कि ये मजाक कर रही है और उसे थोड़ा डांट देती है। उसे ये भी पता चलता है कि काजुओ और उसकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड एकेमी का ब्रेकअप हो गया है। थोड़ी देर बाद काजुओ ने काजुमी को फोन किया और अपने फोन स्ट्रैप को सेफ्टी से रखने के लिए बोला। उसके पिता की ओर से एक गिफ्ट और उसके दिल के बहुत करीब है। काजुमी, जिसको दूसरी तरफ अपनी ये समस्या हो रही है, वो हैरान है कि उसके जेनिटल्स चेंज कैसे हो गए। काजुओ ने उसे अपने शरीर को देखना बंद करने के लिए बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अगली सुबह काजुओ काजुमी के कमरे में उठता है और याद करता है कि पिछले कल क्या हुआ था। फिर वो खुद को शीशे में देखता है और पाता है कि सोने से वो ठीक नहीं हुआ है। काजुमी काजुओ की स्कूल यूनिफॉर्म के साथ खिड़की से अंदर आती है और उसे ब्रा पहनना भी सिखाती है, लेकिन तभी उसकी माँ अंदर आ जाती है। वो बहुत गलत सोच लेती है और पूरे परिवार को कमरे में बुलाती है। जैसे ही उन पर चिल्लाने लगते हैं, दोनों उन्हें चकमा देकर स्कूल भाग जाते हैं। वे स्कूल के अंदर जाते हुए एक दूसरे को अपने अपने कैरेक्टर में रहने का वादा करते हैं। स्कूल में म्यूजिक क्लास के टाइम काजुमी को पियानो बजाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि काजुओ अपने पिछले स्कूल में काफी अच्छा पियानिस्ट था। जब वो सामने होती है तो उसे पैनिक अटैक आता है। वो छत पर भागती है। काजुओ उसके पीछे पीछे जाता है और उनके टीचर भी। वे छत पर मिलते हैं, जहाँ टीचर पूछती है कि क्या हो रहा है। काजुमी को फिर से पैनिक अटैक आता है और वो गलती से टीचर को बेहोश कर देती है। हिरोशी काजुओ और काजुमी को एक साथ देखता है तो उसे शक होता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। स्कूल के बाद दोनों नदी के पास बैठते हैं और उनकी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। काजुमी काजुओ की बॉडी को टच करके अपनी पुरानी बॉडी की याद करती है, लेकिन पास से गुजर रहे एक आदमी को लगता है कि वो कुछ और कर रहे हैं। वो उनके साथ मस्ती में शामिल होने की कोशिश करता है और काजुओ का हाथ पकड़ लेता है।
अपना बचाव करने के लिए काजुओ ने उसे बॉल्स पर लात मार दी और काजुमी के साथ भाग गया। अगले सीन में काजुओ और काजुमी की मदर्स को एक बूढ़े जेंटलमैन के घर में बुलाया जाता है। ये उस लड़के का पिता है जिसे उन्होंने पिछले कल पीटा था। वो काजुमी पर आरोप लगाना चाहता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसका बेटा लड़की को किडनैप करना चाहता था। फिर काजुओ और काजुमी एक साथ है जब काजुओ को हिरोशी का मैसेज आता है। वो उनके बढ़ते रिश्ते से जेलस है और अगर काजुमी यही चाहती है तो वो ब्रेकअप के लिए तैयार है। काजुमी जवाब देती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे स्पेस देने के लिए बोलती है। घर पर काजुमी की माँ ने देखा कि उसकी बेटी दिन ब दिन अजीब हरकतें कर रही है। वो एक आदमी की तरह लेटती है, आदमी की तरह बोलती है और खाना बनाना भी भूल गई है। इसीलिए काजुमी के बड़े भाई को उसकी देखभाल के लिए टोक्यो से बुलाया जाता है। काजुओ नॉर्मल से ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि उसके पीरियड्स आ रहे हैं। इसके अलावा कल जो हुआ था उसके बाद काजुओ और काजुमी को स्कूल के बाहर एक दूसरे से मिलने के लिए मनाही है। काजुओ घबरा जाता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि पीरियड्स आने पर क्या करना चाहिए। उसे बहुत ज्यादा कमजोरी भी महसूस होती है और वो इसे सिम्टम समझ के इग्नोर कर देता है। अगले दिन उसकी क्लास ट्रिप एक झरने पर जा रही है। बस के पूरे सफर में काजुओ उल्टियां करता है। सभी को चिंता होने लगती है। फिर स्विम सूट पहनते ही उसकी नाक से खून बहने लगता है। उसी समय काजुमी हिरोशी से मिलती है और उसे एक तरफ आने के लिए बोलती है। इससे पहले कि वो उसे सच बता सके वो उससे पूछता है कि क्या तुम काजुमी हो। ये पता चलता है कि वो उन्हें कुछ दिन से नोटिस कर रहा था और उसे पता चल चुका है। काजुमी ने हाँ बोला और उसे पहले नहीं बताने के लिए सॉरी बोला। हिरोशी बोलता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है क्योंकि वो उसकी आत्मा से प्यार करता है, ना कि शरीर से। हालांकि काजुमी उसके लिए ऐसा फील नहीं करती। ट्रिप के बाद अगले दिन काजुओ स्कूल नहीं आता है। काजुमी टेंशन में है लेकिन उसकी माँ उसे काजुओ को देखने नहीं देती। तभी हिरोशी पता करने के लिए जाता है कि वो ठीक है या नहीं। ये पता चलता है कि काजुओ को शरीर में तेज दर्द हो रहा है और सुबह से उल्टी भी हो रही है। वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और सिर्फ 2 महीने और जी सकता है। काजुमी के माता पिता हैरान और दुखी हैं। डॉक्टर जो कुछ भी कर सकता है वो करने का वादा करता है ताकि काजुमी के लास्ट दिन दर्द भरे ना रहे, लेकिन वो इसके अलावा परिवार की कोई हेल्प नहीं कर सकता। हिरोशी को इस बारे में पता चल जाता है और वो काजुमी को बताने आता है। वो भी ये सभी देख के हैरान है क्योंकि काजुओ की मौत के कई मायने हो सकते हैं। वो उसके और अपने दोनों के लिए टेंशन में है क्योंकि उसका शरीर हमेशा के लिए जा सकता है। जब वो उससे मिलने जाती है तो शुरू में उसकी माँ उससे रोकती है और उसे काजुओ की हालत के लिए दोषी ठहराती है। उसके पास आने के बाद ही वो अजीब हरकतें कर रही थी। डॉक्टर उससे बोलते हैं कि उन्हें बिस्तर पर पड़ी लड़की को अपने दोस्त से मिलने के लिए नहीं रोकना चाहिए। काजुमी काजुओ से मिलती है और उसकी हालत के लिए खुद को जिम्मेदार बोलती है बिकॉज उसके शरीर में ये बीमारी है। ऐसा लगता है कि वो उसकी वजह से मर रहा है। काजुओ बोलता है कि अगर ऐसा भी होता है तो वो उसकी जगह मरकर खुश होगा। जब काजुमी उस दिन घर लौटती है तो वो काजुओ की माँ को उससे मिलने जाने के लिए मना लेती है और उसकी माँ उसे अकेमी के बारे में बताती है। अकेमी काजुओ की गर्लफ्रेंड हुआ कर और उसे कुछ ही दिनों में मिलने आ रही है। काजुमी रात में अकेमी को मेल करती है और उसे उसकी कंडीशंस के बारे में सब कुछ बताती है। आगे काजुमी और हिरोशी शहर में अकेमी को लेने जाते हैं। वो काजुओ को सालों से जानती है और बता सकती है कि काजुमी वो नहीं। बाद में वो और काजुओ की माँ उससे मिलने जाते हैं। काजुओ और उनकी काफी इमोशनल बातें होती है जिससे उसकी माँ को ऐसा लगता है कि वो अपने ही बच्चे से बात कर रही है। कुछ दिनों बाद अकेमी, हिरोशी, काजुओ और काजुमी एक साथ है। जब काजुओ बोलता है कि वो कहीं दूर जाना चाहता है, बड़े उसे ऐसा करने नहीं देंगे तो ये रात को चुपके से बाहर निकल जाते हैं। प्लान काम करता है और वो सुबह तक पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। अकेमी और हिरोशी जानते हैं कि वो दो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें आगे जाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद दोनों को आर्टिस्ट के एक ग्रुप ने देखा। वे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और रात को उनके साथ ही रुकते हैं। काजुमी को नींद आ रही होती है इसलिए वो काजुओ को गले लगाती है और पूछती है कि क्या वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। काजुओ का कहना है कि वो उससे प्यार करना चाहता है लेकिन एक लड़के के रूप। काजुमी समझती है और उसे गले लगाती है। वो उसका टॉप भी उतार देती है और आखिरी बार अपनी बॉडी को गुड बाय बोलती है। अगली सुबह काजुमी ने 2 आदमियों को उसके और काजुओ के बारे में बात करते हुए सुना। वे जोड़े से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन पर बोझ बनने की बजाय वो और काजुओ थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। काजुमी अब घर जाना चाहती है लेकिन काजुओ बोलता है कि एक आखिरी जगह है जहाँ वो जाना चाहता है। फिर वो शबीशिरा स्प्रिंग को जाते हैं जहाँ ये सब शुरू हुआ था। पिछली बार की जैसे वो अलग अलग जेंडर डोर से नहीं जाते। वो झरने के किनारे पर खड़े हैं और डिपर से पानी पी रहे होते हैं। अचानक वे फिसल के दूसरी बार पानी में गिर जाते हैं।
वे किसी तरह बाहर आते हैं, लेकिन जल्दी ही महसूस करते हैं कि वो वापिस अपनी बॉडीज में आ चुके हैं। काजुमी बहुत खुश है, अब काजुओ को उसकी जगह नहीं मरना होगा, लेकिन काजुओ दुखी होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो चली जाएगी और उसे उसके बिना ही जीना होगा। ये एक दूसरे को लंबे समय तक गले लगाते हैं और काजुमी कहती है कि वो उसके लिए मरने के लिए खुश है। फिर वो चट्टान पर जाते हैं और सनसेट को देखते हैं। कुछ महीने बाद काजुमी नहीं रही और दुनिया उसके बिना आगे बढ़ चुकी है। काजुओ उसके परिवार से मिलने के लिए अक्सर उसके घर जाता है। उनके साथ टाइम स्पेंड करने पर उसे ऐसा लगता है कि वो परिवार का ही हिस्सा है। एक दिन वो आता है और काजुमी के दादाजी को नूडल्स बनाते हुए देखता है। वो हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से उल्टा वो आटे को पैरों से गूंथता है। इससे सबको काजुमी की याद आ जाती है और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पता चलता है कि काजुओ उधर अलविदा कहने आया था क्योंकि वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रहा है। हमें ये भी पता चलता है कि एकेमी और हिरोशी अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शहर छोड़ने से पहले काजुओ काजुमी की ग्रेव पर जाता है और उसे गुड बाय विश करता है, पर वो ये नहीं जानता कि काजुमी की सोल मुस्कान के साथ उसे देख रही है और खुशी है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। उधर से जाते हुए काजुओ हिरोशी के पास से गुजरता है जो कि उधर काजुमी को रिस्पेक्ट देने आया हुआ था। मूवी एक मैसेज के साथ खत्म होती है। अ पर्सन्स लाइफ स्पैन इज लिमिटेड बट अ स्टोरी लास्ट फॉरएवर मीन्स एक व्यक्ति का जीवन काल सीमित होता है, लेकिन एक कहानी हमेशा के लिए रहती है। तो ये थी स्टोरी जिसने लास्ट में काफी इमोशनल कर दिया था। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर।